गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट शुरू कर रहे हैं सिविक्स, यानी जो हमारी चौथी बुक है उसको शुरू कर रहे हैं और उसका पहला पार्ट है पालमपुर गांव की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। पालमपुर गांव की कहानी। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और जिसको हम पढ़ रहे हैं एक काल्पनिक गांव है पालमपुर, यानी किसी भी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की ज़रूरत होती है ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो मेन रूप से किसी भी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ों का होना जरूरी है। वो है, पहला है भूमि, और भूमि भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें फर्टिलाइज़र का स्तर है वो उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ हो, यानी वो भूमि उपजाऊ हो। दूसरा चाहिए मानव निर्मित श्रम, यानी कि मेहनत जिसके अंदर लेबर होती है और जिसके अंदर मजदूर वर्ग शामिल होता है। तीसरा चाहिए भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी की अगर हम बात करें तो जैसे कि औजारें, मशीनें, भवन, कच्चा माल और करेंसी, यानी मेन रूप से किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए एम फैक्टर काम करता है, यानी मशीन, मटेरियल, रॉ मटेरियल, मनी और मैन। तो भौतिक पूंजी जैसे कि औजार, मशीन, भवन, कच्चा माल और करेंसी किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए चाहिए। और चौथी जो चाहिए वो चाहिए टेक्नोलॉजी और उद्यम, यानी कि कोई भी छोटी मोटी इंडस्ट्री किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए चाहिए। हालांकि जो पालमपुर में जो खेती है वो मुख्य क्रिया के रूप में, यानी जो व्यवसाय का प्रमुख साधन है वो खेती है, जबकि वहाँ पर कुछ अन्य क्रियाएं भी होती हैं जैसे कि लघु स्तरीय विनिर्माण, यानी जैसे कि गन्ने से गुड़ बनाना, इस तरह और छोटी मोटी वस्तुएं बनाना, इस तरह के डेयरी जो प्रोडक्शन है वो होता है। ट्रांसपोर्ट भी है, वो भी सीमित स्तर पे होता है वहाँ पे। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो कि हमें प्रकृति से मिलते हैं, जिसके अंदर भूमि है, हवा है, पानी है और पेड़ पौधे हैं। ये सब प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमें प्रकृति से मिलते हैं। और दूसरा चाहिए उसके लिए मानव निर्मित वस्तुएं, यानी मानव प्रयास, मुद्रा आदि। तो पालमपुर की कहानी से हमें ज्ञात होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार वहां पे समायोजित होते हैं। तो आइए पालमपुर की हम लोकेशन जानते हैं कि पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक हालांकि काल्पनिक गांव है, एट प्रेजेंट में इसकी कोई लोकेशन नहीं है, खाली आंकड़े लगाए गए हैं। तो एक बड़ा गांव रायगंज है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी, यानी ये वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट के साधन है। बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक। अगर वहाँ पे साधनों की बात की जाए, यानी पालमपुर में सड़क परिवहन के कौन कौन से साधन प्रयोग में लाए जाते हैं, तो हमारा आंसर यही होगा कि बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी, तांगे और ठेले, जीप, बसें, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और स्कूटर आदि। इसी तरह अगर वहाँ पे हम बात करें, यानी इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं और गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी हैं वो उच्च जाति के 80 परिवार हैं। यानी उच्च जाति के लोग हैं वो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, जबकि जो दलित वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो छोटे छोटे मकानों में रहते हैं। गांव की जो अधिकांश भूमि है उसके मालिक हैं वो 80 परिवार हैं। 450 में से 80 परिवारों के पास
जो गांव की अधिकांश भूमि है, और अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, और वो गांव के कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी, घास फूस आदि के बने हुए हैं। तीसरी बात हमें देखने को मिलेगी कि अधिकांश के घरों में बिजली है, यानी वहाँ पे बिजली की शुरुआत हो चुकी है। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में भी नलकूप हैं, वो बिजली से चलते हैं, यानी सिंचाई की सुविधा है वहाँ पे सफिशिएंट है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, यानी कि सिंचाई के लिए उन्हें पूरी तरह से मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल भी है। रोगियों के उपचार के लिए एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां पर रोगियों का इलाज किया जाता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना में अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से मैच कीजिए तो हम ये पाएंगे कि पालमपुर में जो ट्रांसपोर्ट है वो बेहतर है, बिजली का विस्तार वहाँ पे हो चुका है, सिंचाई की सुविधाएं हैं वो अच्छी हैं। एजुकेशन की अगर बात करें तो विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और पर्याप्त तंत्र वहाँ पे विकसित है, यानी एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय भी वहाँ पे है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी, जैसे कि भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि कहा गया है, यानी गैर कृषि जो कार्यक्रम होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, तो गैर कृषि कार्यक्रम वो होते हैं जिनमें खेती के अलावा और अन्य क्रियाएं की जाती हैं। जैसे कि डेयरी परिवहन है, कुछ लोग जैसे डेयरी का काम शुरू कर सकते हैं, कुछ लोग हैं वो जैसे दुकानदारी का पेशा अपना सकते हैं, कुछ लोग हैं वो जो अपने छोटे स्तर पर जैसे साबुन बनाना है, बीड़ी बनाना है, माचिस बनाना है, बिस्किट बनाना है, इस प्रकार के विभिन्न उद्योग वो खोल सकते हैं। कुछ लोग परिवहन के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। कुछ लोग हैं वो लघु और कुटीर उद्योग भी, जैसे कि बुनाई कढ़ाई जैसे उद्योग भी चला सकते हैं, जहाँ पे कुछ श्रमिकों को लगाया जा सकता है। थोड़ी सी अगर कोई सहायता किसी से लेकर के, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडियाँ देती है, तो मुर्गी पालन का काम भी किया जा सकता है, सूअर पालन का काम भी किया जा सकता है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन और मधुमक्खी पालन करके शहद भी तैयार किया जा सकता है। कुछ श्रमिक जैसे सिलाई, साइकिल, स्कूटर मरम्मत, मोटरसाइकिल मरम्मत, वेल्ड करने का कार्य, कुर्सी बनाने आदि के कार्य भी कर सकते हैं, यानी गैर कृषि कार्य भी वहाँ पे संभव हैं। तो हम उत्पादन के कुछ सामान्य बातों पर जानने के बाद विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पे बात करेंगे, जैसे कि उत्पादन का संगठन। तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना होता है जिनकी हमें विशेष आवश्यकता होती है, और किसी भी तरह की वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए पहली 4 चीज़ों का होना अति आवश्यक है, जैसे कि अभी हमने बताया था, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल है, वन है, खनिज हैं, और दूसरी आवश्यकता होती है वो है श्रम, यानी जो लोग उसके अंदर काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए टेक्नोलॉजी यानी पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होगी, ज्ञान चाहिए। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। और तीसरी आवश्यकता होती है वो होती है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित
कई तरह की आगत आती हैं। जैसे भौतिक पूंजी की अगर बात करें तो हम क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती है, तो आएंगे औजार, मशीन, भवन, और इसके अंदर जैसे छोटे छोटे जो सामान हैं उनसे जुड़े हुए जैसे जनरेटर है, टरबाइन है, कंप्यूटर है, ये सब इसके अंदर आएंगे। किसी भी उत्पादन के लिए कच्चा माल और नगद मुद्रा का भी होना आवश्यक है। उत्पादन में कई तरह के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मिट्टी, और उत्पादन के दौरान भुगतान करने और ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है, और इसको कहा जाता है कार्यशील पूंजी। और अगर हम आज की बात करें तो उसके लिए एक और चाहिए, मार्केट। यानी अगर सब सामान बन जाता है तो उसको बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। चौथी आवश्यकता का भी जिक्र हम कर लेते हैं दोबारा से। एक चौथी आवश्यकता भी होती है अपने आपको स्वयं उपभोग हेतु यानी बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करके योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे आजकल मानव पूंजी कहा जाता है। यानी मार्केट भी उसके लिए चाहिए। तो फिर से यानी किसी भी उत्पादन का जो प्रोडक्शन करने के लिए भूमि, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक पूंजी, औजार, मशीन, कच्चा माल, मुद्रा और चाहिए मार्केट। पालमपुर की खेती कैसी है? तो पालमपुर में खेती है उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग हैं वो अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा श्रमिक भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई होती है, यानी जो भूमि क्षेत्र है वो स्थिर होता है और उसमें विस्तार करने की प्रक्रिया में वहाँ पे ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। यानी उस गांव की जो कुछ बंजर भूमि है उसको कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था और नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन की ओर बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी वहाँ पे कृषि सुविधाओं का तो विस्तार किया जा सकता है, लेकिन जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है उसमें उसको बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। भूमि को नापने की जो मुख्य इकाई है, जो मापने की मानक इकाई है, वो वहाँ पे हेक्टेयर है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उस पे किसी भी प्रकार की भूमि को बेकार नहीं छोड़ा जाता। बरसात के मौसम में यानी खरीफ मौसम में दो तरह के सीजन होते हैं, खरीफ और रबी। तो खरीफ के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं और खाने के अलावा जो इनका जो चारा होता है वो पशुओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और उसके बाद रबी सीजन होता है जो कि अक्टूबर से और मार्च तक चलता है, और इसके बीच में अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती की जाती है। रबी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई की जाती है, और गन्ना कच्चे माल के रूप में यानी गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो अगर हम बात करें कि एक ही खेत से उपज बढ़ाने के तरीके कौन कौन से होते हैं, तो एक ही खेत से उपज बढ़ाने के विभिन्न तरीके होते हैं। जैसे कि बीच में एक सीज़न आता है जायद सीजन, जो कि रबी और खरीफ के बीच में एक सीज़न होता है जायद। तो उसमें हम जो सब्जियों वाली फसल है वो उगा करके और उपज बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो रूट क्रॉप सिस्टम, यानी कि हालांकि ये अपर लेवल का है, रूट क्रॉप सिस्टम को अपना करके भी हम उस भूमि से प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। दूसरा, फसलों का रोटेशन करके भी हम उसके अंदर उसकी उपज बढ़ा सकते हैं। और पालमपुर में बिजली के आ जाने से लोगों ने वहाँ सिंचाई व्यवस्था में सुधार करके भी अपनी काफ़ी उपज को बढ़ाया।
और बहुत इम्पोर्टेंट है कि HYV बीजों को अपना करके भी भूमि से अधिक प्रोडक्शन पैदा किया जा सकता है। पालमपुर के गांव है वो इतनी मानसूनी वर्षा पर नहीं निर्भर रहे हैं और मानसून का अनिश्चित जो तरीका होता है वो कभी कभी सूखे का कारण भी बन जाता है। बहुविध फसल प्रणाली अपनाकर यानी मल्टीपल क्रॉपिंग अपनाकर आधुनिक कृषि के ढंगों को अपनाकर भी, जैसे कि रूट क्रॉप सिस्टम है, अत्यधिक फर्टिलाइजर भूमि को करने के लिए उसके अंदर पोटाश, सल्फर, हालांकि ये पुरानी बातें हैं, ये तो आज की लेटेस्ट चल रही हैं। तो विभिन्न प्रकार के आधुनिक कृषि ढंग वाले तरीके प्रयोग करके भी भूमि की उपज बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि उर्वरक, पोटाश, सल्फर और मिट्टी पानी की जांच आदि कराकर भी भूमि की उपज को बढ़ाया जा सकता है।